हेलो बच्चों, आप लोग मेरे मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। क्लास 8 का इतिहास, अध्याय 1। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इतिहास कैसे, क्या हुआ इतिहास में, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8, हिस्ट्री, हाउ, व्हेन एंड वेयर। In this chapter we will study when, history period, time, and the everything happened with a date. So let's see introduction of chapter। अध्याय का संक्षिप्त परिचय सबसे पहले हम लोग देखते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि इतिहास कैसे लिखा गया, कौन सी तिथियां और घटनाएं महत्वपूर्ण मानी गई और अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया। क्या इतिहास की सारी जो तिथियां हैं वो इम्पोर्टेंट है? तो यह भी हम समझेंगे कि इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया गया था, किन स्रोतों का उपयोग किया जाता है कि कैसे कौन सी घटनाएं किस डेट में हुई, इसके बारे में हम अच्छे से जान सके। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि चैप्टर इंट्रोडक्शन में हम लोग समझ गए कि क्या क्या हमें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है चैप्टर इंट्रोडक्शन में। तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ हिस्ट्री वाज रिटेन, which dates and events were considered important. So, and how the British present India's past. We will also understand what sources are used to study history, when the history and the happened with a date and with a events. So in this chapter we will study the dates and the events that is considered important. So first of all, why we study history? कभी आपने सोचा है कि इतिहास जानने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? इतिहास जानने की ज़रूरत, वाई वी स्टडी हिस्ट्री, हमें क्यों पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। इतिहास का मतलब ही है कि वो हमारे पिछले, जो हमारा अतीत है उससे हमें जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हमारे समाज, शासन और संस्कृति ने समय के साथ कैसे रूप बदले। जो ये हमारा समाज है, शासन है, संस्कृति है, ये समय के साथ किस तरह से रूप बदले, इसी के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री? History connects us to our past. It tells us how our society, government, and culture have evolved over time. So history shows us all this. Now let's see dates and events. All the dates and the events, all the dates, in which dates the events happened, every dates is very important in a history. तिथियां और घटनाएं, इतिहास में तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन क्या सभी घटनाएं एक जैसी होती है? नहीं। इतिहासकार यह तय करते हैं कि कौन सी तिथि और घटना महत्वपूर्ण है। जैसे 1757 की
प्लासी की लड़ाई या 1857 का विद्रोह। डेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, बट आर ऑल डेट्स इक्वली इम्पोर्टेंट? नो, all dates are equally not important. Historians decide which events and dates are significant, like the Battle of Plassey in 1757 or the revolt of 1857. So, in which dates the events happen in history, all these dates are very important. Now let's see sources and records. स्रोत और रिकॉर्ड। इतिहास को समझने के लिए इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे शाही आदेश, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट्स और पुराने नक्शे। इस सब के थ्रू जो है इतिहासकार जो होते हैं वो इतिहास के बारे में समझते हैं, इस सारे विभिन्न स्रोतों का यूज़ करके। टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट सोर्सेस लाइक रॉयल ऑर्डर्स, Travelogues report and old maps. So all these things uses by the historians to understand history. All these things are very important to know history. अंग्रेजों की नज़र से भारत। अंग्रेजों की नज़र में भारत क्या था, कैसे था, वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए भारत को। इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू। अंग्रेज़ों ने भारत का अपने हिसाब से वर्णन किया। वे भारत को एक क्या बताया था, तो बर्बर देश दिखाना चाहते थे। वे भारत को एक बर्बर देश दिखाना चाहते थे ताकि अपने शासन को न्याय संगत ठहरा सके। वो बहुत ही क्या कहा जाए तो अपने पर्सपेक्टिव से वो डिस्क्राइब जो किए थे इंडिया को, वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड रिप्रेजेंट किए थे ताकि वो अपना शासन अच्छे से चला सके। द ब्रिटिश डिस्क्राइब इंडिया फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव। दे ऑफ्टेन पोर्ट्रेड इंडिया एज बैकवर्ड टू जस्टिफाई देयर रूल। तो वो अपने रूल को अच्छे से चला सके, इसीलिए उन्होंने इंडिया को क्या कहा था, तो बैकवर्ड शो किया, बैकवर्ड बताया। अब चलिए, ये तो हमने जाना कि चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़नी है, मेन चीज़ें क्या है इस चैप्टर की। अब हम प्रश्न, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के थ्रू इस चैप्टर के बारे में और अधिक जानेंगे, समझेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू हम समझेंगे कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट डेट्स, इवेंट्स और हमारे इतिहास यानी कि हमारे अतीत से जुड़े सारे पॉइंट्स क्या क्या है, पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, समझना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन एक एक करके। कुछ क्वेश्चन का सेट हम इस वीडियो में लेके आए हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, तो एक एक करके हम देखते हैं सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा? Who was assigned the task of mapping India by Robert Clive? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव ने सन 1782 में जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा। किसको? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है किसको सौंपा था, तो जेम्स रेनेल को सौंपा हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव असाइंड द टास्क ऑफ मैपिंग इंडिया टू जेम्स रेनेल इन द ईयर 1782।
1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको, तो जेम्स रेनेले को इंडिया का मैप बनाने के लिए सौंपा था, असाइन किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है सन 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स became the first governor general of India in 1773. Warren Hastings became the first governor general of India in 1773. 1773 में सबसे पहले गवर्नर जो जनरल गवर्नर बने थे वो बने थे वारेन हेस्टिंग्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि राजकुमार आर्थर कौन था और उसे कौन सी पदवी मिली। हु वाज प्रिंस आर्थर एंड व्हाट टाइटल वाज गिवन टू हिम। आंसर जो हमारा होगा वो होगा राजकुमार आर्थर ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा था। राजकुमार आर्थर कौन थे? तो ब्रिटेन की जो रानी विक्टोरिया थी उनका वो तीसरा बेटा था। उसे डक ऑफ कैनोट की पदवी मिली थी। तो ये याद रखना है कि ड्यूक ऑफ कैनोट की पदवी मिली थी। प्रिंस आर्थर वाज द थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ डक ऑफ कैनोट। तो ये आपको याद रखना है कि आर्थर जो थे वो विक्टोरिया के तीसरे बेटे थे और उन्हें किस नाम से नवाजा गया, मतलब कौन सी पदवी मिली थी? तो ड्यूक ऑफ कैनोट की मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? भारत के आखिरी वायसराय कौन थे? हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये आखिरी वायसराय थे भारत के। तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक? हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नाम का, वो किसने लिखा या किसने लिखी? तो चलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया was written in 1817 by James Mill, a Scottish economist and political philosopher। ये जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने ये बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब में भारत को कितने खंडों में बांटा गया था? ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस किताब में भारत को कितने भागों में बांटा गया, कितने खंडों में? इनटू हाउ मेनी पार्ट्स डिड द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिवाइड इंडिया। ये इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग
पढ़े थे कि इंडिया के जो क्लास 7 में हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़े थे, उसमें पढ़े थे कि इंडिया को 3 भागों में बांटा गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 का वीडियो जाके देख सकते हैं, सॉरी क्लास 7 का, उसमें ये हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इस किताब ने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। द बुक डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, द हिंदू पीरियड, द मुस्लिम पीरियड एंड द ब्रिटिश पीरियड। तो यही तीनों खंड में ये जो है 3 भागों में बांटा गया था। ब्रिटिश ने इंडिया को 3 भाग में बांट दिया था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि औपनिवेशीकरण किसे कहा जाता है। व्हाट इज मीन्ट बाय कोलोनाइजेशन। ये जो कोलोनाइजेशन है इसे किसे कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जब एक देश पर दूसरे देश का दबदबा स्थापित हो जाता है और उसके कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। When one country establishes control over another, causing political, economic, social and cultural changes, the process is called colonization। तो इस प्रोसेस को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि रिकॉर्ड रूम किसे कहते हैं। रिकॉर्ड रूम किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय अ रिकॉर्ड रूम। रिकॉर्ड रूम किसे कहते हैं, रिकॉर्ड रूम से क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय द रिकॉर्ड रूम। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा रिकॉर्ड रूम वह स्थान होता है जहाँ तहसील, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय और कचहरी आदि के महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें रखी जाती है। तो जहाँ पे इस सारे दफ्तर के महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें रखी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड रूम कहते हैं। अ रिकॉर्ड रूम इज़ अ प्लेस वेयर important documents and files are kept in offices like the Tehsil, Collectorate, Commissioner's Office, Provincial Secretariat and Courts। तो इन सारे ऑफिस का जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे रखा जाता है, जिस स्थान पे, जिस प्लेस पे, उसी को हम कहते हैं रिकॉर्ड रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अभिलेखागार या संग्रहालय संस्थान को क्या कहते हैं। तो अभिलेखागार के बारे में हम क्लास 6 में भी पढ़े हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं कि अभिलेखागार क्या होता है। क्लास 8 में भी इसका चर्चा है कि अभिलेखागार या संग्रहालय संस्थान को क्या कहते हैं, व्हाट इज मीन्ट बाय द आर्चिव और म्यूजियम इंस्टीट्यूशन। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अभिलेखागार या संग्रहालय संस्थान वह स्थान होता है जहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज और ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती है। एन आर्चिव्स और अ म्यूजियम institution is a place where important documents and historical objects are preserved।
बहुत सारे संग्रहालय म्यूज़ियम आप गए होंगे घूमने के लिए, आप देखे होंगे कि पुराने राजा महाराजाओं की जो चीज़ें सब है वो वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। तो म्यूज़ियम होता ही है कि जो हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट होती है वो वहाँ पे प्रिजर्व्ड रहता है, सेफली रखा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, खुश नवीसी या सुलेख नवीशी कौन लोग होते हैं? हु आर कॉल्ड कैलीग्राफर्स एंड स्क्राइब्स। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, खुश नवीशी या सुलेख नवीशी वे लोग होते हैं जो पुराने दस्तावेजों को बहुत सुंदर ढंग से लिखते हैं। कैलीग्राफर्स और स्क्राइब्स आर पीपुल हु राइट ओल्ड डॉक्यूमेंट्स in a very beautiful and artistic manner। तो जो ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट के साथ और आर्टिस्टिक मैनर्स के साथ ओल्ड डॉक्यूमेंट्स को फिर से लिखते हैं उसे ही हम कहते हैं खुशन बीसी या सुलेखन बीसी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? What does official record fail to tell us? जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है वो हमें क्या नहीं बता सकता है, किस चीज़ के लिए वो फेल है हम लोगों को बताने के लिए। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, अधिकृत रिकॉर्ड से यह पता नहीं चलता कि देश के अन्य लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों के पीछे क्या कारण थे। हम सब जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि देश आज़ाद से पहले हमारे यहाँ के जो लोग थे उनके साथ बहुत बुरा होता था, बहुत सारी अत्याचार होती थी। तो ये जो हिस्ट्री जो हमारा अधिकृत रिकॉर्ड है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उससे हमें ये पता नहीं चल सकता है कि उस टाइम इंसान क्या फील करते थे, उनके कार्रवाई के पीछे की रीज़न क्या थी। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट revealed what other people felt and what the reason behind their action were। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं कि इतिहासकार किस आधार पर महत्वपूर्ण तिथियां चुनते हैं? ऐसे तो डेट सारे होते हैं लेकिन किस जो कोई स्पेशल डेट जो फेमस है इतिहास में वो इतिहासकार किस आधार पर चुनते थे? ऑन व्हाट बेसिस डू हिस्टोरियन सेलेक्ट सिग्निफिकेंट डेट्स? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा, इतिहासकार घटनाओं के प्रभाव, परिणाम और समय की प्रासंगिकता को देखकर महत्वपूर्ण तिथियां चुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के इतिहासकार जो है उस डेट्स को सेलेक्ट करते थे इतिहास में। हिस्टोरियन सेलेक्ट सिग्निफिकेंट डेट्स by considering the impact, outcome and relevance in time of events। तो ये सारी चीज़ें को देख के हिस्टोरियंस जो होते हैं वो किसी खास डेट को इतिहास में जोड़ते थे, इतिहासकार उस डेट को सेलेक्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रिटिश दृष्टिकोण से इतिहास लेखन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? What impact did the British perspective in historical writing have on Indian society? तो जो ब्रिटिश के दृष्टिकोण से जो इतिहास का लेखन हुआ उसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा कि ब्रिटिश दृष्टिकोण ने भारतीय समाज की छवि को अक्सर नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया, जिससे भारतीय इतिहास को एक असमान चित्र में देखा गया। हम पहले भी क्वेश्चन में देखे हैं कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो इंडिया को प्रेजेंट किया था वो एक बैकवर्ड से किया था, तो जिसके कारण नकारात्मक रूप से वो प्रस्तुत हुआ और बहुत असमान चित्र देखने को मिला।
The British perspective often portrayed Indian society in a negative light, leading to an imbalanced view of Indian history. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। प्रारंभिक कथन में किस प्रकार के स्रोत और रिकॉर्ड का उल्लेख मिलता है? What type of sources and records are mentioned in the chapter introduction? तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसमें कह रहा है कि रिकॉर्ड्स में क्या उल्लेख मिलता है। तो इसमें शाही आदेश, यात्रा वृत्तांत, नक्शे और राजनीतिक दस्तावेज जैसे सूत्रों का उल्लेख किया गया है। इस रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, इस रिकॉर्ड का उल्लेख मिलता है। द चैप्टर मेंशन royal orders, travelogues, map and political documents as primary sources। इस सारे चीज़ों को प्राइमरी सोर्सेज के तौर पे मिलता है, इस रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है कि औपनिवेशीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में किस प्रकार के बदलाव आए? औपनिवेशीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में किस प्रकार के बदलाव आए? What kind of changes occurred in Indian society due to colonization? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा औपनिवेशीकरण के कारण राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जिससे सामाजिक संरचना प्रभावित हुई। तो इसके कारण जो है इस सारे चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ा और जिसके कारण सामाजिक जो संरचना थी वो प्रभावित हुई। कोलोनाइजेशन लेड टू मेजर चेंजेस इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रक्चर्स, thereby impacting सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इसका इफ़ेक्ट पड़ा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। रिकॉर्ड रूम का महत्व क्यों माना जाता है और इसे कैसे संरक्षित किया जाता है? जो रिकॉर्ड रूम होते हैं उसको क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे संरक्षित यानी कि सुरक्षित क्यों रखा जाता है? Why is a record room considered important and how is it preserved? तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा कि रिकॉर्ड रूम में महत्वपूर्ण दस्तावेज संरक्षित रहते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित आर्काइविंग तकनीकें अपनाई जाती है, जिससे भविष्य में ऐतिहासिक अनुसंधान संभव हो सके। जिससे क्या हो सके? तो जिससे भविष्य में ऐतिहासिक अनुसंधान संभव हो सके। तो इस कारण से रिकॉर्ड रूम को सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होते हैं। और रिकॉर्ड रूम इज़ वाइटल फॉर प्रिजर्विंग इम्पोर्टेंट documents and it is maintained using proper archiving techniques to facilitate future historical research। कि अगर कोई फ्यूचर में हिस्टोरिकल रिसर्च करेगा कोई भी इतिहासकार तो उसे ये सारे डॉक्यूमेंट सुरक्षित मिले। कहाँ पे? तो रिकॉर्ड रूम में। इसीलिए रिकॉर्ड रूम को सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अभिलेखागार में सहेजे गए दस्तावेजों से किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? जो अभिलेखागार होते हैं वो क्या होते हैं? वहाँ पे दस्तावेज डॉक्यूमेंट को रखा जाता है सुरक्षित। तो वहाँ पे जो रखा जाता है उससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड
फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन एन आर्चिव। जो आर्चिव में स्टोर्ड रहता है डॉक्यूमेंट्स, उससे किस टाइप के इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा अभिलेखागार से ऐतिहासिक घटनाओं, प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो इस सारे चीज़ें की जानकारी हमें मिलती है अभिलेखागार से। An archive provides detailed information on historical events, administrative policies and social changes। इस सब की जानकारी मिलती है। तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने इतिहास लेखन में कौन सा नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जो राजनीतिक दार्शनिक थे कौन, तो जेम्स मिल, उन्होंने इतिहास लेखन में कौन सा नया दृष्टि प्रस्तुत किया। What new perspective did the political philosopher James Mill introduce in historical writing? जो हिस्टोरिकल राइटिंग था उसमें उन्होंने कौन से पर्सपेक्टिव को डिटेल में बताया, न्यू पर्सपेक्टिव रखा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा जेम्स मिल ने तथ्यों और अनुभवों के आधार पर विवेचना करते हुए इतिहास को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से लिखने का नया मापदंड स्थापित किया। जेम्स मिल इंट्रोड्यूस्ड अ क्रिटिकल अप्रोच टू हिस्टोरिकल राइटिंग बाय analyzing history based on fact and experiences। तो उन्होंने फैक्ट और एक्सपीरियंसेस के आधार पर हिस्टोरिकल राइटिंग में को एनालाइज किया और नया नया क्रिटिकल अप्रोच ऐड किया। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि खुश नवीशी या सुलेख नवीसी के कार्यों का इतिहास में क्या महत्व है। What is the significance of the work done by calligraphers or scribes in history? तो इन दोनों के द्वारा क्या महत्व रहा इतिहास का, इन दोनों के द्वारा कार्य का। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा खुशनसीबी का काम पुराने दस्तावेज़ों की सुंदरता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है, जिससे इतिहास का साक्ष्य प्रभावी ढंग से सुरक्षित रहता है। द वर्क ऑफ कैलीग्राफर्स इनहैंस द एस्थेटिक एंड रिलिएबिलिटी ऑफ एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स, thereby ensuring effective preservation of historical evidence। तो ये हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास सही सलामत रहे, अच्छे ढंग से रहे, ताकि कोई भी हिस्टोरियन उस चीज़ को अच्छे से समझ सके, स्टडी कर सके। इसके लिए कैलीग्राफर्स क्या करते हैं, तो उसे अच्छे ढंग से दस्तावेज़ों की सुंदरता और विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्रिटिश प्रशासनिक दस्तावेज़ों में से हमें भारतीय समाज के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। What type of information about Indian society can we gather from the British administrative documents? What type of information about Indian society can we gather from the British administrative documents? जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स है उससे हमें अपने भारत के बारे में, भारतीय समाज के बारे में कौन सी जानकारी मिलती है। तो आंसर जो होगा, इन दस्तावेज़ों में प्रशासनिक नीतियाँ,
सामाजिक संरचना और आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है जो उस समय के जीवन स्तर को दर्शाती है। तो इससे हमें उस समय के जीवन स्तर के बारे में पता चलता है। These documents provide insights into administrative policies, social structure, and economic conditions that reflect the standard of living during that period। तो उस पीरियड में, उस टाइम में पर्सन किस तरह से रहते थे, इसकी जानकारी को दर्शाती है, उसके जीवन स्तर को। अब चलिए हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अधिकृत रिकॉर्ड की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के अन्य स्रोत की आवश्यकता होती है। Considering the limitations of official records, what types of alternative sources are needed from a historical perspective? आंसर जो हमारा होगा वो होगा क्योंकि अधिकृत रिकॉर्ड में व्यक्तिगत अनुभव और सामान्य लोगों के विचार शामिल नहीं होते, इसलिए व्यक्तिगत डायरी, पत्र, स्थानीय कहानियाँ और मौखिक इतिहास जैसे स्रोत की आवश्यकता होती है। Since official records do not include personal experience or the view of common people, there is a need for sources like personal diaries, letters, local narratives, and oral histories। तो इस सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 22। इतिहास को कहानी की तरह पढ़ना क्यों जरूरी है? Why is it important to study history as a story? हिस्ट्री को स्टोरी की तरह क्यों पढ़ना ज़रूरी है? देखिए, हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसे अगर स्टोरी के थ्रू हम लोग समझ जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है ना, ताकि हम घटनाओं के कारण और परिणाम को समझ सकें कि ये घटनाएं कब हुई, कैसे हुई, इसका परिणाम क्या रहा। तो ये अगर हम इसके स्टोरी की तरह पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो डैट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? यात्रा वृत्तांत इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? Why are travelogues important in history? तो यात्रा वृत्तांत इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, वे उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी देते हैं। They gave information about the social and cultural life of that time। उस समय का हमें सोशल और कल्चरल इंफॉर्मेशन देता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंग्रेजों ने इतिहास लेखन को कैसे नियंत्रित किया? हाउ डिड द ब्रिटिश कंट्रोल राइटिंग ऑफ हिस्ट्री? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, उन्होंने अपने अनुसार घटनाओं को दर्ज किया जिससे
उनका शासन वैध लगे। दे रिकॉर्डेड इवेंट्स इन अ वे डैट जस्टिफाइड देयर रूल। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को किन 3 कालों में बांटा? Into which 3 periods did the British divide Indian history? तो हम लोग ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी क्वेश्चन में हमने देखा था। तो ये 3 काल है, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। तो इसी तीनों भागों में ब्रिटिश ने भारतीय इतिहास को बांटा। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है? इतिहासकारों को रिकॉर्ड पढ़ने में कौन सी समस्याएं आती है? What problems do historians face while reading records? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा भाषा, लिपि और पूर्वाग्रह की समस्याएं आती है। They face issues of language, script and voice। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है? पहले इतिहास में किस तरह की तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती थी? What kind of dates were considered important earlier in history? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा युद्धों और राजाओं की तिथियां। डेट्स ऑफ वार्स एंड रूलर्स। जो रूलर्स थे उनकी तिथियां और जो वार होता था उसकी तिथियां इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नक्शे क्यों उपयोगी है? वाई आर मैप्स मेड बाय द ब्रिटिश यूजफुल? कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नक्शे क्यों उपयोगी है? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वे प्रशासनिक सीमाओं, सड़कों और शहरों की जानकारी देते हैं। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन बाउंड्रीज, रोड्स एंड टाउन्स। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है? इतिहास केवल तारीखों और राजाओं का लेखा जोखा क्यों नहीं है? Why is history not just about dates and kings? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा यह आम लोगों, उनके संघर्ष और विचारों की कहानी भी है। It is also the story of common people, their struggles and ideas. Now let's see question number 30. What is a question number 30? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला बड़ा युद्ध कौन सा था? What was the first major battle of the East India Company in India? तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा
प्लासी की लड़ाई 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, आज का आधुनिक इतिहास लेखन किस आधार पर होता है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग टुडे? तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा, अब इतिहास को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। नाउ हिस्ट्री इज viewed from social, economic and cultural perspectives. Now let's see conclusion of this chapter. What we read in this chapter? So from this chapter we learn that history is not just a list and all the things that we have read in this chapter. So all the conclusion, let's see. From this chapter we learned that history is not just a list of dates and kings, but a deep exploration of people's life, experiences, struggles and changes. The British version of history was often based, but modern historians use diverse sources to uncover the truth. तो ये था इस चैप्टर का कंक्लूजन कि हमने इस चैप्टर में सिर्फ ये नहीं जाना कि सिर्फ हिस्ट्री जो है वो एक डेट है, राजाओं की डेट का वो तिथि है, एक लिस्ट है, बल्कि इस हमने देखा कि हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस टाइम में जो इंसान जीते थे वो अपने लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किए, किस तरह का स्ट्रगल किए, किस तरह से चेंजेज हुई, तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखा। फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री इज़ द first step toward building a better future. Each chapter connects us to the past and opens up a new ways of thinking. If you would like us to bring the next chapter and its key questions in the simple and engaging way, do let us know in these comments. Are you happy with this topic, this chapter? You all have learned all the topic, understanding the all points that is given in this video. So comment me in comment section. Our next topic is based on class 7 history chapter 2. So you all have connects me with a next video and show all the video carefully and try to understand the all topic that is given in the NCERT history class 6, 7 and 8. If you all have liked this video, then like this channel and share this video with your all friends. Thank you.